सुरेश एक छोटे से गांव में रहता था और सब्जी बेचने का काम करता था। किंतु गांव में कुछ लोग ही सब्जी खरीदते थे। अधिकतर किसान अपने खेतों में उगी हुई सब्जियों का इस्तेमाल करते थे। सुरेश के परिवार में उसके माता पिता और उसकी एक बहन थी। बस बस बाबूजी, मैंने सोच लिया है, कल से मैं शहर सब्जी बेचने जाऊंगा। गांव में तो कुछ नहीं मिलता, इस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे। बेटा, तुझे जो ठीक लगे तू कर। सारे घर की जिम्मेदारी तेरे कंधों पर है। तू ये सब अच्छे से समझ सकता है और सोच सकता है। भैया, जब शहर जा ही रहे हो तो दो चार चीजें मैं लिख कर दे दूंगी, वो भी आते समय ले आना। यह लो भाई, गांव बसा नहीं और मांगने वाले पहले आ गए। दोनों भाई बहन में हल्की फुल्की नोकझोंक होने लगती है, पर सुरेश अपनी बहन से कहता है कि वह जरूर उसके लिए उसका सामान ले आएगा। अगले दिन सुबह सुरेश अपनी साइकिल पर थोड़ी थोड़ी कर कर काफी सारी सब्जियां लेकर शहर पहुंच जाता है और वहां पर सब्जियां सुंदर तरीके से लगाकर उन पर पानी का छिड़काव करने लगता है। वाह वाह, शहर कितना सुंदर है। सब्जी के राजा को यहीं पर रहना चाहिए। क्या कहो तुमने? फिर से कहो तो। कौन सब्जियों का राजा? लगता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया, दिख नहीं रहा। मैं बैंगन सब्जियों का राजा हूँ, क्योंकि देखो मेरे सर पर ताज है। देखो तो ताज बता रहा है, ताज तो मेरे सर पर भी है। वह तो मेरे सर पर भी है, इसका मतलब मैं राजा हुई। तुम सब चुप हो जाओ। अगर कोई सब्जियों का राजा है तो वो मैं हूँ। करेले की बात सुनकर सारी सब्जियां जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। ये लो भाई, करेले को भी लगता है कि वो राजा है। तुम्हें तो कोई पसंद ही नहीं करता। तुम्हें देखते ही सब लोग अपनी नाक बंद करने लगते हैं। तुम चुप करो काले कलूटे बैंगन, तुम्हें भी कोई पसंद नहीं करता। तुम सब चुप हो जाओ। तुम्हें पता है ना कि सब लोग मुझे कितना पसंद करते हैं। मुझसे कितनी सारी चीजें बनती हैं। मैं कितनी सारी सब्जियों के साथ मिक्स कर कर बनाया जाता हूँ। छोटे बड़े जवान बूढ़े सब मुझे पसंद करते हैं। मुझसे बनी हुई सारी चीजें लोगों को बहुत पसंद आती हैं। चल चल, तू तो बहुत घमंडी हो चुका है। आजकल लोगों की सोच बदल गई है। अब वह लोग हेल्दी खाना चाहते हैं। मैं हूँ हेल्दी सब्जी, बच्चे भी मुझे बड़े चाव से खाते हैं। सब्जियों की आपस में लड़ाई हो रही थी। सुरेश सब्जी ले लो की आवाज लगा रहा था। तभी उसका ध्यान जाता है कि उसने जितने तरीके से सब्जी रखी हुई थी वह बिखर गई है। अरे ये क्या हुआ? अभी तो मैंने सारी सब्जियां ढंग से लगाई थी। सुरेश फिर से सारी सब्जियों को ढंग से लगाने लगता है। तभी एक औरत उसके पास आकर कहती है, बैगन कैसे दिया भैया? 40 रुपए किलो। फिर वह औरत सुरेश से बैगन खरीद लेती है। बैगन जाने से पहले सभी सब्जियों को जीप चढ़ाता है। देखा, तुम लोगों ने मुझे लोग कितना पसंद करते हैं। मैं तो चला किसी को खुश करने। और मेरे बैंगन, बाकी भाइयों, इन सबको छोड़ना मत। इनको दिखाना कि बैंगन ही सब्जियों का राजा है। वहां रखे बाकी के बैगन भी खुश हो जाते हैं। तभी एक आदमी आकर आलू का रेट पूछता है और 2 किलो आलू देने के लिए बोलता है। तुम लोगों में से एक बैंगन चला गया तो तुम चौड़े हो रहे थे। देखो, इस आदमी ने 2 किलो आलू मांगे हैं। इसका मतलब लोग मुझे ज्यादा पसंद करते हैं, तो मैं हुआ सब्जियों का राजा। एक बैगन और कुछ आलू वहां से चले जाते हैं। बाकी बची हुई सब्जियां फिर आपस में लड़ने लगती हैं। ना मेरा तोरी, जो खाए वह रहे निरोगी। देखो तो ये भी उछल रही है, जिसे कोई देखना भी नहीं चाहता है। तुम्हें कोई खाना पसंद नहीं करता, गोल गोल टिंडे? और फिर से सब्जियों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है कि सब्जियों का राजा कौन है।
सुरेश बार बार देख रहा था कि वह जितने भी तरीके से सब्जी रखने की कोशिश कर रहा था, सब्जियां बिखर रही थीं। क्या ये सारी सब्जियां अपने आप ही ये सब कर रही हैं? खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर काम अच्छा है। देखते ही देखते सुरेश की आधी से ज्यादा सब्जियां सुबह सुबह ही बिक गईं। बची हुई सब्जियों में घिया, तोरी, भिंडी और बैगन रह गए और कुछ आलू। मानो या न मानो मेरे भाइयों, देखो सब्जियों का राजा तो मैं ही हूँ, इसलिए आज से तुम लोग मेरी बात मानोगे। हम नहीं मानते तुम सब्जियों के राजा हो। वह तो आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम ज्यादा बिक गए। सुरेश शाम को अपने घर पहुंच जाता है और बाकी की सारी बची हुई सब्जियों को गीले कपड़े में लपेटकर रख देता है। देखो देखो देखो, तुम लोग कितने कमजोर हो। तुम लोगों को हमेशा पानी से ढक कर रखना पड़ता है, और एक मैं हूँ जो आराम से खुले आसमान में रहता हूँ। भैया, मैंने जो सामान मंगाया था वो लाए? ओ मेरी छुटकी बहना, आज मेरा पहला दिन था, इसलिए मैं वहाँ की मार्केट नहीं देख पाया। पक्का कल तेरे लिए सारा सामान लेकर आऊंगा। ये सब बातें तो होती रहेंगी सुरेश, पहले ये बता कि शहर में काम कैसा हुआ? माँ, गांव से तो बहुत ही अच्छा हुआ है। पहले दिन मेरी इतनी कमाई हो गई जितनी गांव में 3 दिन में होती थी। बस अब तो मैंने फैसला कर लिया है, सब्जियां बेचूंगा तो शहर जाकर। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। बस आने जाने की दिक्कत होगी थोड़ी। हाँ बाबूजी, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। आज इतनी देर तक साइकिल चलाने से पैरों में दर्द हो रहा है। तभी सुरेश की बहन गर्म पानी ले आती है और अपने भाई को दे देती है। वह पैर डुबोकर बैठ जाता है। रात को सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं कि सुरेश की आंख 4 बजे के करीब खुलती है। वह सारी सब्जियों को बोरियों में भरने लगता है कि तभी उसकी नज़र घिया और तोरी पर पड़ती है। वह हैरान था कि वह दोनों इंसानों की तरह लड़ रही थीं। ये देखकर सुरेश को यकीन ही नहीं हुआ। यह सब क्या हो रहा है? यह सारी सब्जियां पागल हो गई हैं। इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि सब्जियों का राजा तो मैं हूँ। तुम तो चुप ही हो जाओ, सब्जियों का राजा मैं हूँ। नहीं नहीं, मैं सब्जियों का राजा हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत हुआ। कल से हम लोग इसी बारे में बहस कर रहे हैं। सुरेश, तुम बताओ सब्जियों का राजा कौन है? मैं तो तुम लोगों की लड़ाई देखकर हैरान हूँ। सब्जियां भी लड़ती हैं। चलो, अगर बात सुरेश से पूछने की है तो सुरेश, तुम बताओ सब्जियों का राजा कौन है? मुझे नहीं पता, मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं। सब्जियां तो बस सब्जियां होती हैं। कुछ लोगों को कोई सब्जी पसंद है तो कुछ लोगों को कोई और सब्जी पसंद होती है। लेकिन तुम मानते हो ना कि सब सब्जियों में मैं ही डलता हूँ। आलू से सबसे ज्यादा व्यंजन तैयार होते हैं। हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन ये बात इस बात का दावा नहीं करती कि तुम सब्जियों के राजा हो। सुरेश के ऐसा बोलते ही सारी सब्जियां मुंह पर हाथ रखकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। आलू को सुरेश के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह मुंह फुलाकर बैठ जाता है। अच्छा, तुम सब लोग नाराज मत हो। तुम में कोई ना कोई तो राजा जरूर होगा। चलो एक काम करते हैं, हम लोग एक खेल खेलते हैं। जो उसमें जीतेगा वही सब्जियों का राजा होगा। क्या कहते हो तुम लोग? अरे वाह, ये हुई ना बात। जो जीतेगा वही सब्जियों का राजा होगा। तो ठीक है, इस बात का फैसला कल सुबह किया जाएगा। सुरेश सारी सब्जियां लेकर शहर चला जाता है। वहां पर पूरा दिन सब्जियां बेचने के बाद और अपनी बहन का सामान लेने के बाद वह घर आ जाता है और फिर से सब्जियों पर गीला कपड़ा रखकर उन्हें साइड में रखने लगता है कि तभी सारी सब्जियां बोल उठती हैं। तुम्हें याद है ना सुरेश, कल सुबह फैसला होना है कि हम में से सब्जी का राजा कौन है। हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं 4 बजे ठीक तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सब सब्जियां तैयार है ना? खाना खाकर सुरेश भी सो जाता है। अगले दिन सुबह 4 बजे वह सब्जियों के पास जाता है। तो तुम लोग मुकाबले के लिए तैयार हो? हाँ हाँ, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं।
सुरेश सारी सब्जियों को छत पर ले जाता है। वहां उसने सारा इंतजाम कर लिया। एक रेस थी, एक ऊपर चढ़ना था और एक भारी बाल्टी में कूदना था। सबसे पहले रेस होगी। भिंडी, तोरी, घिया, बैगन, टिंडे और आलू, तुम सब लाइन में लग जाओ। सुरेश के कहते ही सभी लाइन में लग जाते हैं और सुरेश जैसे ही 1, 2, 3 बोलता है, सब लोग भागने लगते हैं। सबसे पहले भिंडी गिरती है, उसके बाद तोरी, फिर बैगन और फिर घिया। टिंडे और आलू आखिरी तक भागते हैं और आलू जीत जाता है। देखो भाई, इसमें तो आलू की जीत हुई है। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं ही राजा हूँ। नहीं, अभी दूसरा मुकाबला बाकी है। अब तुम लोगों को इस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ना है। सारी सब्जियां तैयार हो जाती हैं और रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगती हैं और उस पर चढ़ते ही सबसे पहले आलू गिरता है, फिर टिंडा, फिर बैगन, घिया और आखिर तक तोरी और भिंडी पहुंच जाते हैं। अब दोनों खुश होकर चिल्लाने लगते हैं, हम राजा हैं, हम राजा हैं। अभी तीसरा मुकाबला भी होना बाकी है। तीसरे मुकाबले में सभी सब्जियों को बाल्टी के अंदर कूदना था और जैसे ही सारी सब्जियां उसके अंदर होती हैं, भिंडी और तोरी, आलू और टिंडे के कूदने से आलू टिंडा डूब जाते हैं और घिया और बैगन ऊपर तैरने लगते हैं। उसके बाद सारी सब्जियां लाइन में लग जाती हैं और सुरेश से कहती हैं कि अब बताओ, हम में से सब्जियों का राजा कौन है। जैसा कि सब लोगों ने देखा परिणाम क्या रहा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सारी सब्जियां एक दूसरे के समान हैं। ना कोई राजा है, ना कोई गुलाम है। कहीं पर कोई सब्जी अच्छा काम करती है तो कहीं पर कोई और सब्जी अच्छा काम करती है। सबके अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। अच्छा होगा कि तुम लोग इस बहस में मत पड़ो, क्योंकि तुम सभी सब्जियों के राजा हो। सुरेश से अपने बारे में अपनी तारीफ और बुराइयां सुनकर सभी सब्जियां सुरेश को सही परिणाम बताने के लिए धन्यवाद देती हैं। तो चलो मेरी सब्जियों के राजा, अब मुझे भी कुछ कमाने दो। और ये सुनकर सारी सब्जियां हंसने लगती हैं। सुरेश सबको लेकर मार्केट में चला जाता है और रोज की तरह सब्जियां बेचने लगता है। रोशनपुर एक छोटा सा गांव था जहां पर हरीश नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसी गांव में जगदीप नाम का एक और किसान रहता था जो हरीश से बहुत जलन खाता था, क्योंकि हरीश अपने छोटे से खेत से बड़ी अच्छी पैदावार उठाता था। हरीश गांव में हर किसी के काम आता था, कभी किसी के काम को मना नहीं करता था और जितना हो सकता था सबकी मदद भी किया करता था। जगदीप का खेत हरीश के खेत के साथ में मिला हुआ था। देखो तो, इस बार भी हरीश की फसल कितनी अच्छी हुई है। उसके खेत में बैंगन के पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं। छोटे छोटे पौधों को देखकर ही लग रहा है कि बैंगन भी खूब आएंगे। अरे जब देखो हमेशा हरीश के खेत में ये हो रहा है, हरीश के खेत में वो हो रहा है। अरे अपने खेत पर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। तुम्हारे साथ का ही खेत है हरीश का, जिस तरह का वो काम करता है, क्या तुम भी अपने खेत में उस तरह का काम नहीं कर सकते? बस हर समय उसे जलते रहते हो तुम। अरे मैं बहुत बार देख चुका हूँ वो कैसे खेती करता है। मैं भी उसी की तरह खेती करता हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे खेतों को तो लगता है फसल उगाना ही नहीं आता। अजी तुम रहने दो, मैं उसके घर जाकर पता करती हूँ। आखिर वो अपने खेतों में ऐसा क्या करता है कि उसकी फसल हर बार इतनी अच्छी होती है? अपनी पत्नी को पड़ोसी की तारीफ करता देख जगदीप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो दोपहर में ही खेतों में पहुंच जाता है। वो सब तरफ देखता है, वहां पर कोई भी नहीं था। गुस्से में वो हरीश के खेत में घुस जाता है और उसके बैंगन के पौधे उखाड़कर इधर उधर फेंक देता है। उधर हरीश को 2 दिन के लिए अपनी बहन के यहाँ जाना पड़ता है। उसे पता ही नहीं था कि उसके खेत में सारे पौधे उखड़कर इधर उधर बिखरे पड़े हैं। 2 दिन बाद जब वो वापस आता है तो सारे पौधे सूख चुके थे। हे भगवान, ये मेरी फसल के साथ किसने ऐसा कर दिया? तभी उसे जगदीप दिखाई देता है। जगदीप भाई, देखो तो मेरी फसल के साथ किसी ने क्या किया है। तुम्हें पता है कौन था वो? नहीं हरीश, मुझे नहीं पता, मैं तो गांव में ही नहीं था। देखा ना तूने, अभी तेरे सामने ही आ रहा हूं। अरे अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जलन के मारे तुम्हारे खेत को नुकसान पहुंचाया है। हरीश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जगदीप तो उसके साथ सालों से साथ वाले खेत में खेती कर रहा था। इसीलिए उसका शक जगदीप पर जाता ही नहीं। दुखी हरीश घर पर आ जाता है। अजी क्या हुआ?
आज बड़ी जल्दी आ गए हो और इतना निराश क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं सुगंधा, किसी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मेरी सारी बैंगन की फसल खराब कर दी। मैं तो 2 दिन गांव से बाहर गया था, मेरा तो सारा खेत ही उजड़ गया। ये तुम क्या कह रहे हो? हे भगवान, किसने हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म किया है? भगवान करे जिसने हमारे खेत को नुकसान पहुंचाया है, भगवान उसे कभी माफ ना करे। उन पौधों की बद्दुआ लग जाए उसे। कैसी बातें कर रही हो सुगंधा? भला पौधों की बद्दुआ कैसे लग सकती है? अजय क्यों नहीं लग सकती? नन्हे नन्हे पौधों को उखाड़ फेंका। देख लेना, मैं कह रही हूँ उन पौधों की बद्दुआ उसे जरूर लगेगी। उसका खेत भी सूख जाएगा और उसके घर में सब बीमार पड़ जाएंगे। तुम नहीं समझ रहे हो, लेकिन मुझे एहसास हो रहा है जब वो पौधे उखड़ रहे होंगे तो उन्हें भी कितना दुख हो रहा होगा। उन्हें दुख हो रहा था या नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें ज्यादा दुख हो रहा है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। अब जो हो गया सो हो गया। अब कल सुबह जाता हूँ, सारे पौधे हटाकर नई फसल की तैयारी शुरू करता हूँ। और अब हम कर ही क्या सकते हैं? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अगले दिन सुबह सुबह हरीश सुगंधा अपने खेत में पहुंच जाते हैं। सारे पौधे इधर उधर बिखरे पड़े थे और अब तो सूख भी चुके थे। सुगंधा कुछ पौधों को हाथ में उठाती है और रोते हुए बोलती है, कितना निर्दयी इंसान था वो, जिसने तुम लोगों को उखाड़ फेंका। तुम उसे कभी माफ मत करना। तभी वो पौधा बोल उठता है, किसी ने हमारे दर्द को नहीं समझा। सिर्फ तुमने हमारे दर्द को समझा ही नहीं, बल्कि तुम्हें भी दुख हो रहा है। हमें बहुत तकलीफ हो रही थी, उसे भी ऐसी ही तकलीफ महसूस करनी होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। उससे भी पता होना चाहिए कि दूसरों को तकलीफ देकर खुद कोई भी सुखी नहीं रह सकता। अरे तुम यहाँ खड़ी हुई इन पौधों से क्या बातें कर रही हो? अरे देखो तो, ये पौधे मुझसे बातें कर रहे हैं। मैं तो गुस्से में भूल ही गई, क्या पौधे मुझसे बात कर रहे हैं? ये तो बड़ी हैरानी की बात है। नहीं नहीं, इसमें हैरान होने वाली कोई भी बात नहीं। हम लोग तो बस ऐसे ही यहाँ पर पड़े हुए थे, तुमने आकर हमारी अंतरात्मा को जगा दिया। अब देखो मैं उसके साथ क्या करता हूँ। नहीं नहीं, जादुई बैंगन के पौधे, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। मुझे बताओ, मैं दोबारा से अपने खेत में तुम्हें कैसे लहराता हुआ देख सकता हूँ? हाँ, यह भी ठीक है। हमें तो मिट्टी, खाद, पानी और हवा और धूप चाहिए। हम अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। तुम दोनों हमें फिर से लगा दो और पानी दे दो और खाद दे दो। क्या तुम फिर से हरे भरे हो जाओगे? हाँ, हम अपने जादू से भी थोड़ा खुद को ठीक कर लेंगे, लेकिन फिलहाल तो हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। हरीश और उसकी पत्नी ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो सारे पौधों को उठा लेते हैं और फिर खेतों में उन्हें वापस से लगा देते हैं और सारे खेत में पानी भर देते हैं। तभी जगदीप आता है। अरे हरीश, खेती करना भूल गया है क्या? सूखे पौधों को वापस खेतों में लगा रहा है। हाँ भैया, बस कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, देखते हैं कोई चमत्कार हो जाए तो। पौधे लगाकर हरीश और उसकी पत्नी सुगंधा वहीं खेत के पास खड़े होकर खेतों को देखने लगते हैं। जगदीप भी उनके साथ खड़ा था। वो देखता है कि उनके खेत में लगी वो सूखे पौधे धीरे धीरे हरे हो रहे हैं और उनके खेत में लगी हुई फसल सूखने लगी है। अरे ये क्या हो रहा है? जैसे जैसे तुम्हारे खेत के बैंगन के पौधे हरे भरे हो रहे हैं, मेरे खेत के पौधे सूख रहे हैं। हरीश और सुगंधा अपने खेत की तरफ देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि उनके खेत को नुकसान पहुंचाने वाला कोई और नहीं, जगदीप ही है। इसका मतलब हमारे खेतों को तुमने नुकसान पहुंचाया जगदीप भैया? लेकिन क्यों? हमने आपका क्या बिगाड़ा था? और हम तो कितने अच्छे पड़ोसी भी हैं। ये आपने अच्छा नहीं किया। अब इन पौधों की बदबू तुम्हें खा जाएगी। हाँ, ये तुम क्या कह रही हो भाभी? बहुत बुरे हो, तुमने हमें उखाड़ कर फेंक डाला था और क्या उम्मीद कर रहे थे कि तुम्हारे खेत हरे भरे रह जाएंगे? नहीं, अब तुम्हारा खेत सूख जाएगा और इसमें कभी भी फसल नहीं होगी। तुम बीमार रहने लगोगे, तुम्हारे घर में भी कभी अच्छा नहीं होगा। अरे बाप रे, ये क्या? ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये पौधे तो बोल रहे हैं। हाँ, हम लोग जादुई बैंगन के पौधे हैं। हमें बहुत तकलीफ हुई, उस तकलीफ के लिए अब तुम्हें भी उस तकलीफ को देखना होगा और झेलना होगा। और तभी जगदीप अपने खेतों की तरफ देखता है। वो सारा सूख चुका था। अचानक से ही उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है और उसका दिल घबराने लगता है। तब हरीश किसी तरह उसे उसके घर लेकर जाता है और देखता है
कि उसके घर में भी सब लोग बीमार पड़े हुए हैं। देखा जगदीप, तुमने कितना गलत किया। तुमने हरे भरे पौधों को काटकर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और खुद तुम्हें कितना नुकसान हो गया। इसलिए कहते हैं प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तुम्हें क्या लगा वो अपना बदला नहीं लेंगे? माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। उन पौधों से कहो हम लोगों को माफ कर दें। क्या किया है तुमने? किससे माफी मांग रहे हो? फिर हरीश और उसकी पत्नी सारी बात जगदीप की पत्नी को बता देते हैं। कितनी बार कहा था, किसी से जलन रखने की जरूरत नहीं है। तुम काम सीखते और अपने काम को अच्छे से करते। देखा, तुम्हारी वजह से मुझे और बच्चों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया था। अजी चुप हो जाओ, तुम झूठ भी बोल रहे हो। अब तुम मत भूलो, प्रकृति अपना बदला जब लेती है तो इंसान को उखाड़ कर रख देती है। हाँ। तभी जगदीप की पत्नी भागते हुए खेत में जाती है और वहां पर जादुई बैंगन के पौधों से कहती है, इन्हें माफ कर दो, मैं तुम लोगों से माफी मांगती हूँ। हमारे खेतों को अच्छा कर दो, वरना मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। एक इंसान की गलती की सजा उसके परिवार वालों को मिल जाएगी। मुझ पर दया दिखाओ और अपनी बात वापस ले लो। तब तक वहां सुगंधा भी पहुंच जाती है और जगदीप की पत्नी को रोते बिलखते देखकर वो जादू के बैंगन के पौधे से कहती है, मैं बहुत दुखी और गुस्से में थी, इसीलिए मैंने तुम लोगों को उकसा दिया। जिसकी गलती थी उसे सजा मिल चुकी है, पर उसके परिवार और उसके बच्चों को नहीं। नहीं, मुझे भी माफ कर दो और इनका भला करो। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर वादा करती हूँ, अब जिंदगी में कभी भी वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, मैं तुम दोनों की बात मान लेता हूँ। और सुगंधा, तुमने मुझे बताया नहीं था, बल्कि मुझे पता था मेरे साथ गलत हुआ है और मुझे उसे सबक सिखाना चाहिए। जो हम सिखा चुके हैं वह अब सही हो जाएगा। देखते ही देखते जगदीप के खेत की फसल भी ठीक हो जाती है। जगदीप की तबीयत भी ठीक हो जाती है और उसके परिवार की भी। जगदीप फिर अगले दिन आकर जादुई बैंगन के पौधों से माफी मांगता है। जाओ, हमने तुम्हें माफ कर दिया। पर मैं तो बड़ी दुविधा में आ गया हूँ। तुम लोग तो जादुई बैंगन के पौधे हो, अब तुम पर लगने वाली फसल जादुई होगी या फिर वो नॉर्मल बैंगन होंगे? चिंता मत करो, तुम सारे बैंगन तोड़कर बाजार में बेच सकते हो। तुम पति पत्नी दोनों बहुत भले हो, तुम सबकी मदद करते हो, इससे हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। और उसके बाद हरीश के खेतों से काफी अच्छे बैंगन की पैदावार होती है और वो उन्हें बेचकर खूब पैसे कमाता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताता है।